अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी पीके। आज का जो हमारा ये जो वीलॉग है, ये एक है एमिरेट्स एयरलाइन की एक फ़्लाइट थी EK407 जो मेलबर्न से दुबई जिसकी डेस्टिनेशन थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूं, कुछ लोगों ने पिछली वीडियोस के ऊपर ही कमेंट्स दिए कि मैंने कुछ शायद किसी ये वीडियो बनाते हुए पायलट्स कुछ ऐसे अपने कमेंट्स दिए हैं जो कि पायलट्स के ख़िलाफ़ नहीं देने चाहिए। इस तरह को कोई एक दो लोगों ने कमेंट किया और किसी ने कहा कि ये वीलॉग बहुत लंबा हो गया आपका, इसको छोटा बनाएं ताकि लोग देख सकें। देखिए, दोनों कमेंट्स के ऊपर सबसे पहले तो ये है कि मोस्ट वेलकम टू ऑल सॉर्ट ऑफ कमेंट्स। वो क्रिटिसाइज़ करें या उसकी फेवर में बोलें या अगेंस्ट बोलें या अपनी सजेशन दें, एवरीथिंग इज़ मोस्ट वेलकम, क्योंकि उस तरह बेहतरी हो नहीं सकती अगर आप अपने कमेंट्स ना दें। लेकिन मैं कुछ अर्ज़ करता चलूँ कि मकसद क्या है। मकसद ये है वीलॉग बनाने का, ये नहीं है कि अगर कोई गलती हो तो उसको पिन पॉइंट न किया जाए। अगर किसी पायलट की तरफ से गलती हो या मेंटेनेंस की गलती हो या एयरलाइन की गलती हो या किसी प्रोसीजर की गलती हो या किसी कोई प्रोसीजर ठीक होना मांगता हो, अगर इन चीज़ों की निशानदेही ना की जाए तो वो फिर चीज़ आइंदा कैसे ठीक होगी। मकसद ये नहीं है किसी को ह्यूमिलेट करना, मकसद नहीं है ये किसी पायलट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करना मकसद नहीं है। इसको पॉजिटिव सेंस में लें। मकसद ये है कि ये गलती आइंदा ना हो, ये है उसका लुबे लुबाब। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि लंबा वीलॉग आज जो मैं जिसके ऊपर एमिरेट एयरलाइन की 407 की फ़्लाइट जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, अगर मैं ये वीलॉग किसी प्रोफेशनल के लिए कर रहा होता तो जैसे मुझे को बताना चाहे कि ये एमिरेट का क्रैश हुआ है, तो ये जो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है ये तकरीबन है 200-250 पेज की रिपोर्ट है, राइट। अगर मैं किसी पायलट को बताना चाहूँ कि एमिरेट की ये क्यों हुआ, तो मैं ऐसा कहूँगा कि उसने टेक ऑफ स्पीड कैलकुलेट नहीं की थी और टेक ऑफ वेट सही नहीं डाला था, बस दैट्स इट। तो जो पायलट है वो फ़ौरन समझ जाएगा कि क्या हुआ। ये उसकी रिपोर्ट, मेरा ये 30 सेकंड्स, द वीलॉग इज़ ओवर। अच्छा, अब मकसद क्या है। मकसद वीलॉग बनाना यह है कि जैसे आपने इसके ऊपर और भी 2-3 लोगों ने बनाया, किसी ने 20 मिनट का बनाया, 25 मिनट का बनाया, बट दैट इज़ प्योर प्रोफेशनल वीलॉग। यानी वो लोग उसको समझ सकते हैं जो जिनका रिलेशन एविएशन से है, जो एविएशन को समझते हैं, और वो तो उसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो वीलॉग करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह वीलॉग में मकसद क्या है कि जो आम आदमी है जिसका एविएशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वो समझ सके कि ये हुआ क्या था। और एक्चुअली हम किसी दूसरे मुल्क का रेफ़र नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से मुराद ये है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि एक रवायत है कि जो चीज़ें होती हैं उनको हम छुपा लेते हैं, तो ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो कि क्या होता है, और अगर किसी पब्लिक को किसी बंदे को बोलना हो तो उसको कैसे बोलना चाहिए। बोलने का मकसद ये नहीं होता कि आप फिर मैं बार बार वही बात कहूँ कि किसी को गाली दी जाए, किसी को बुरा भला किया जाए, किसी को लानत भेजी जाए या किसी को रेडिक्यूल किया जाए। ये मकसद नहीं था। अच्छे सुलझे हुए अंदाज में वो चीज़ को बयान किया जाए और पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो ताकि सिस्टम ठीक हो सके, आप अपना प्रेशर कंटिन्यू कर सकें। ये है असल मकसद। तो वो तभी होगा जब आपको चीज़ों का पता होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी छोटे से छोटा ये वीलॉग हो सके, बट अगर लंबा होगा तो मुझे माफ़ रखिएगा। बाकी आप देखना चाहें तो आपकी चॉइस है। चलिए, ये 20 मार्च 2009 की बात है। ये एक फ़्लाइट थी एमिरेट एयरलाइन की, एयरबस 340 की, और ये मेलबर्न से आ रही थी दुबई। इसमें 4 क्रू थे, 2 ऑपरेटिंग क्रू और 2
ऑगमेंटेड क्रू, ये 4 क्रू, ये 2 पायलट, 2 कप्तान, 2 फर्स्ट ऑफिसर। कैबिन क्रू में 14 लोग थे, पैसेंजर्स टोटल 257 थे और टोटल क्रू मिला के सारा कुछ 275 पर्सन ऑन बोर्ड थे। इस एयरक्राफ्ट की रजिस्ट्रेशन जो थी अल्फा 6 ERG, ये इसकी रजिस्ट्रेशन थी। एमिरेट एयरलाइन की फ़्लाइट थी और फ्लाइट टाइम फ्रॉम मेलबर्न टू दुबई 14 घंटे 8 मिनट। इस फ्लाइट के ऊपर जो फ्यूल ऑन बोर्ड था, टोटल फ्यूल जो जहाज़ में भरा गया था वो 1,32,000 किलोग्राम था। बादल बिल्कुल नहीं थे, फैंटास्टिक नाइट फॉर द फ्लाइट। और रोल्स राइस इंजन इसमें थे, 2 तरह के इंजन पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं, जनरल इलेक्ट्रिक एंड रोल्स राइस। इस एयरक्राफ्ट पे रोल्स राइस इंजन इंस्टॉल थे और फर्स्ट ऑफिसर का टेक ऑफ था, यानी टेक ऑफ फर्स्ट ऑफिसर ने करना था, कप्तान पायलट नॉट फ्लाइंग था। ये एक छोटी सी ब्रीफिंग होगी इसके ऊपर। अब ये जो 2 क्रू ऑपरेटिंग है, एक कप्तान और एक फर्स्ट ऑफिसर, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग क्रू। ऑपरेटिंग क्रू जो होता है उसका काम ये है कि वो टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है और इनिशियल जो प्रेपरेशन होती है उस फ्लाइट की सारी वो क्रू करता है। जो ऑगमेंटेड क्रू होता है उसका काम ये मुख्तलिफ, अच्छा ऐसा है कि मुख्तलिफ एयरलाइनों में ऑगमेंटेड क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। मैं अभी एमिरेट की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ उसकी कुछ उन्होंने हिस्सा रखा हुआ है कि जो ऑगमेंटेड क्रू है वो टेक ऑफ से पहले भी कॉकपिट में मौजूद होता है और वो हेल्प करता है ऑपरेटिंग क्रू की फ़्लाइट प्रिपरेशन में, उसको मॉनिटर करता है और कोई भी ऐसा काम करता है जो ऑपरेटिंग कैप्टन है वो उसको बोले ऑगमेंटेड क्रू को कि ये काम करो, वो करता है। जैसे जनरल वॉक अराउंड एयरक्राफ्ट करते हैं वो उसको हो सकता है, या कोई परफॉर्मेंस कैलकुलेशन करनी हो तो वो उसको ले कह सकता है। यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग कैप्टन उस क्रू को बोलेगा वो करेगा। एंड ओवर अबव वो फ्लाइट पाथ मॉनिटरिंग और बाकी जो ऑपरेटिंग क्रू काम कर रहा है उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई लैप्स रह गया तो वो उसको पिन पॉइंट कर सकता है। ये ऑगमेंटेड क्रू की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एमिरेट एयरलाइन में। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताता जाऊँगा, तो वो आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार उसकी डेफिनेशन में जाऊँगा तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको ज़हन में रखिएगा। इस जहाज़ में एक चीज़ है EFB। जहाँ मैं ये बोलूँगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फ़्लाइट बैग। इलेक्ट्रॉनिक फ़्लाइट बैग जो है ये एक ऐसी कंप्यूटर टाइप की चीज़ है, जैसे टैबलेट है मेरे सामने रखी हुई है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। इस पे पायलट जो है वो कुछ डेटा डालते हैं और वो डेटा डाल के वो आपको कैलकुलेट करके देता है कि इस जहाज़ का जो रिक्वायरमेंट है स्पीड्स की और फ्लैप्स की और बाकी सब चीज़ों की टेक ऑफ करने के लिए वो क्या क्या है। तो ये EFB कहलाता है। एक होता है FMC, इसको बोलते हैं फ़्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर। फ़्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर या FMGS भी कहते हैं, फ़्लाइट मैनेजमेंट एंड गाइडेंस सिस्टम। ये वो चीज़ है जिसमें जो क्रू होता है वो आप EFB से जो डेटा कैलकुलेट होता है वो इसमें मैनुअली डालते हैं और फिर इसमें सारा रूट डालते हैं अपने जहाज़ का और बाकी स्पीड्स भी डालते हैं और बाकी फ्लैप सेटिंग डालते हैं, बाकी चीज़ें डालते हैं ताकि वो फ़्लाइट उस FMC जो है वो फिर बाकी लिंक करता है बाकी सारे सिस्टम के साथ और गाइड करता है जहाज़ को और वो जहाज़ फ्लाई करता है विद दी ऑटो पायलट, विद ऑटो थ्रस्ट और सब चीज़ें लिंक हो जाती हैं और FMC उन सबको चीज़ों को लेके चलता है। तो ये मेन ब्रेन, अब यूँ कहिए कि मेन ब्रेन है इस पूरे जहाज़ का। अब एक लफ्ज़ आता है, आप सुनेंगे V1। अच्छा, V1 जो है ये एक टेक ऑफ डिसीजन स्पीड होती है। ये एक ऐसे, अच्छा, 3 स्पीड है, V1, VR और V2 और एक ग्रीन डॉट स्पीड। अच्छा, ये चारों स्पीड क्या हैं? अगर आप रनवे को देखें तो इनकी परफॉर्मेंस जहाज़ों की इस तरह कैलकुलेट की जाती है कि जैसे आपने देखा होगा रनवे पे जहाज़ जाता है और फिर आपने महसूस किया होगा कभी कि पावर खुलती है जहाज़ की और जहाज़ दौड़ना शुरू कर देता है। एक ऐसी स्पीड आती है जो उस स्पीड से पहले अगर जहाज़ में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो कप्तान अगर जहाज़ को रोकना चाहे तो वो जहाज़ को रनवे के अंदर रहते होते रोक लेगा। इसकी थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, आप उस पर इतना ही समझिए वरना लंबा होगा व्लॉग। तो वो जहाज़ को रनवे के अंदर रख के उस रनवे की लेंथ के अंदर रोक सकता है जहाज़ को। लेकिन अगर वो स्पीड गुजर जाए तो फिर कुछ भी हो जाए आपको टेक ऑफ करना ही करना है, क्योंकि फिर वो जहाज़ रनवे पे नहीं रुक सकता,
वो जाके किसी आगे रनवे के ख़त्म होने के बाद अगर कोई खाई है या खेत है या रोड है जो भी है वहाँ चला जाएगा, तो वो क्रैश कर जाएगा। तो वो जो स्पीड है जिससे पहले रुक सकता है और उस स्पीड के बाद नहीं रुक सकता, इसको बोलते हैं टेक ऑफ डिसीजन स्पीड V1। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्पीड है। इसको अनाउंस किया जाता है कॉकपिट में ताकि पता चल जाए कि जब वो जैसे बोल दिया कि पायलट नॉट फ्लाइंग V1, तो अब सब समझ जाते हैं कॉकपिट में कि ये जहाज़ अब नहीं रुकेगा, अब इसको टेक ऑफ करना ही करना है। इसके बाद अगली स्पीड आती है VR। VR वो स्पीड है जब पायलट नॉट फ्लाइंग बोलता है, तो जो पायलट फ्लाइंग है वो जहाज़ को रोटेट करता है ताकि वो जहाज़ एयरबोर्न हो जाए, वो स्पीड होती है VR। एक आती है आगे ग्रीन डॉट स्पीड। ग्रीन डॉट स्पीड वो स्पीड होती है जिसपे जहाज़ सारे जो फ्लैप्स लिए गए होते हैं, लैंडिंग गियर्स, फ्लैप्स, और फ्लैप्स का मतलब लिफ्ट मोर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्लोअर स्पीड पे जहाज़ टेक ऑफ करें, तो वो सारे के सारे फ्लैप्स अगर रिट्रैक्ट कर लें तो बिल्कुल क्लीन जहाज़ जो है, जैसे क्रूज़ में होता है, तो वो क्लीन जहाज़ उस स्पीड के ऊपर, ये मिनिमम स्पीड वो होती है जिसके ऊपर वो फ्लाई कर सकता है। ये है ग्रीन डॉट स्पीड। एक चीज़ आगे आप सुनेंगे लोड शीट, और लोड शीट वो है जब सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हो जाते हैं, सारा कार्गो ऑन हो जाता है, फ्यूल भरा जाता है, तो एक एयरलाइन आपको एक पेपर बना के देती है जिसके ऊपर ये सारा लिखा होता है कि पैसेंजर इतने हैं, फ्यूल इतना है, इसका टेक ऑफ वेट इतना है, इसका ज़ीरो फ्यूल वेट इतना है, इसका एम्प्टी वेट इतना है, भाई सारा डेटा वो लिख के आपको एक पेपर के ऊपर वो देते हैं ताकि कप्तान उसको पढ़ ले कि ये चीज़ें हैं, ये ऑन बोर्ड है, तो वो उसके ऊपर साइन करता है, उसको बोलते हैं लोड शीट। एक होता है फ़्लाइट प्लान या मास्टर फ़्लाइट प्लान। मास्टर फ़्लाइट प्लान वो होता है जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनियों में 2 दिए जाते हैं, एक फर्स्ट ऑफिसर का, एक कैप्टन का, कुछ में 1 दिया जाता है कॉमन। वो फ्लाइट प्लान होता है जिसके ऊपर सारा रूट दिया गया होता है, यानी मेलबर्न से दुबई तक का रूट, यानी वो जहाज़ इस जगह से उड़ेगा, फिर फ़लाँ पॉइंट पे जाएगा, फिर फ़लाँ पॉइंट पे जाएगा, फिर फ़लाँ पॉइंट पे जाएगा, इतना क्लाइंब करेगा, इतना डिसेंड करेगा, इतना फ्यूल खर्च होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट। ये सारी की सारी डिटेल उस फ्लाइट प्लान के ऊपर होती है। ये चीज़ें बस ध्यान में रखिएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे इस व्लॉग को जितना छोटा कर सकें। अच्छा जी, अब ऐसा है कि जहाज़ के अंदर फर्स्ट ऑफिसर ने, मैं आपको यूटीसी टाइम बता रहा हूँ। यूटीसी टाइम का मतलब ज़ुलू टाइम जो होते हैं, उसमें अगर आप 10 घंटे ऐड करेंगे तो वो मेलबर्न का टाइम आ जाएगा। तो यूटीसी टाइम 11:37:20 पे दुबई जो ऑपरेशन था उसने एक मैसेज भेजा जहाज़ को कि इस जहाज़ का ज़ीरो फ्यूल वेट इतना है। अच्छा, ज़ीरो फ्यूल वेट क्या चीज़ होती है? ज़ीरो फ्यूल वेट एक ऐसी चीज़ है कि जहाज़ का टोटल वेट माइनस फ्यूल, तो अगर आप फ्यूल इसमें ऐड कर दें तो आपका टेक ऑफ वेट बन जाएगा। तो ज़ीरो फ्यूल वेट उसको दिया गया। अब उसने फर्स्ट ऑफिसर ने, उसके बाद उसको फ्लाइट प्लान मिला दुबई से, उसने उसको अपलोड किया ऑनलाइन। ये दोनों चीज़ें करने के बाद फ्लाइट प्लान जब आया तो उनको पता चल गया कि इस जहाज़ पे फ्यूल हमें इतना चाहिए, जो कि 1,32,000 किलोग्राम था। तो फ्यूल मिल गया, ज़ीरो फ्यूल वेट मिल गया, फ्यूल मिल गया। ये दोनों चीज़ें FMGS के अंदर, फ्लाइट मैनेजमेंट गाइडेंस सिस्टम के अंदर उन्होंने फीड कर दी। अब जब ये दोनों चीज़ें फीड हो गई तो अब उसके बाद उनको लोड शीट मिली। तो लोड शीट उन्होंने जहाज़ में जो प्रिंटर लगा हुआ है उसके ऊपर प्रिंट कर ली, फ्लाइट प्लान भी प्रिंट हो गया। मीनवेल कैप्टन ने बाय द टाइम 1153 और 34 सेकंड्स तक कैप्टन ने अपना पूरा ओवरहेड पैनल जो उसके साइड का था वो उसने पूरा उसको प्रिपरेशन कर ली, उसको सेट कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर के ज़िम्मे क्या काम था? फर्स्ट ऑफिसर ने FMGS के अंदर जब ज़ीरो फ्यूल वेट अपलोड हुआ और फ्यूल जहाज़ ने रजिस्टर किया तो टोटल टेक ऑफ ग्रॉस वेट बना 361.9 टन्स। 361.9 टन्स। पर प्रोसीजर ये है कि उसके ऊपर आप 1 टन और ऐड करते हैं, वो हो गया 362.9 टन्स। 362.9 टन्स, 1 टन इसलिए कि फाइनल मोमेंट में कुछ थोड़ा वेट बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो वो जहाज़ स्पीड उसकी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो, आपको दोबारा कैलकुलेट ना करनी पड़े, तो 1 टन आप एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये एमिरेट की पॉलिसी है। तो उसने 362.9 टन्स FMGS से लेके
अपने EFB इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग जो उसका कंप्यूटर था उसमें अंदर ये टेक ऑफ वेट इंसर्ट कर दिया फर्स्ट ऑप्शन ने, लेकिन गलती से उसने वहाँ से देखा 362.9 टन और EFB के अंदर डाल दिया 262.9 टन, यानी 100 टन कम डाल दिया। अब जब EFB क्या करता है, EFB के अंदर आप वेट डालते हैं, उसके अंदर विंड स्पीड डालते हैं, विंड डायरेक्शन डालते हैं, उस वक्त उस एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है वो डालते हैं, वहाँ का जो प्रेशर है जिसे QNH बोलते हैं वो डालते हैं, और ये सब चीज़ें फिर आप उसमें ये भी डालते हैं कि आप टेक ऑफ करेंगे तो जहाज़ की जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो ऑन करके टेक ऑफ करेंगे कि ऑफ करके टेक ऑफ करेंगे, बिकॉज अगर ऑन करके टेक ऑफ करेंगे तो ज़्यादा पावर चाहिए होगी। फिर अगर वहाँ पे आइसिंग हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो उसकी करेक्शन आप उसको सेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हम एंटी आइस ऑन करेंगे। अगर बर्फबारी नहीं है, जो नॉर्मली नहीं होती, तो फिर हम उसमें ऑफ़ करके डालते हैं, टेक ऑफ करते हैं। फिर आप रनवे कंडीशंस डालते हैं कि भाई रनवे की कंडीशन ये है, वेट है, ड्राई है, स्नो है, स्लश है, पानी खड़ा है रनवे के ऊपर। ये सब चीज़ें उस EFB में आप डालते हैं अलॉन्ग विद दी टेक ऑफ वेट। तो वो EFB आपको कैलकुलेट करके देता है क्या क्या, आपकी V1 स्पीड कितनी होगी, यानी टेक ऑफ डिसीजन स्पीड कितनी होगी, किस स्पीड पे आप जहाज़ को रोटेट करेंगे VR स्पीड, और किस स्पीड पे जहाज़ क्लीन कर सकते हैं, यानी सारे फ्लैप्स रिटेक्ट करने के बाद जहाज़ क्लीन फ्लाई कर सकता है। और एक चीज़ और, उसको बोलते हैं फ्लैक्स टेम्परेचर। फ्लैक्स टेम्परेचर क्या है, सब पायलट समझते हैं। अगेन फिर आपके लिए जहाज़ के अंदर दो तरह के टेक ऑफ हैं, एक है फुल पावर टेक ऑफ, एक है फ्लैक्स टेक ऑफ। फुल पावर टेक ऑफ का मतलब यह है कि जहाज़ के जो इंजन हैं उनको फुल पावर के साथ रन किया जाए, मैक्स पावर के साथ रन किया जाए। यानी आपकी गाड़ी अगर 220 पे जा सकती है तो आप उस गाड़ी को 220 पे दौड़ाएं, ठीक है, फुल पावर, इंजन की फुल पावर जहाँ तक वो जा सकता है। लेकिन इससे क्या होता है, जहाज़ के इंजन की वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होती है। इंजन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट इन द एयरक्राफ्ट। मिलियंस एंड डॉलर्स के इंजन होते हैं ये, और इनकी मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली है। आप सोच नहीं सकते कितनी एक्सपेंसिव है। तो एयरलाइन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने क्या डिज़ाइन किया हुआ है, वो कहते हैं कि जितना वेट है ना आपके जहाज़ का, यानी अगर इस 340 का मैक्स वेट है, फ़र्ज़ करें एग्जैक्ट मैंने उसको नोट नहीं किया, 400 टन है, तो उस 400 टन के लिए आपको टेक ऑफ करने के लिए फुल पावर चाहिए। तो कहते हैं कि अगर आपका वेट ही 200 टन है या 250 टन है तो आप फुल पावर पे क्यों टेक ऑफ करेंगे। तो ये EFB कैलकुलेट करके देता है आपको कि आपका वेट ये है, कंडीशंस ये वाली है, स्पीड, विंड इतनी है, टेम्परेचर इतना है, ये सब चीज़ें इतनी हैं, सब पे बेस करके वो आपको कैलकुलेट करके देता है कि ये आपकी स्पीड है और इस वक्त इंजन की आप इतनी पावर यूज़ कर सकते हैं। यानी उस इंजन को बजाय 100% रन करने के आप उसकी 80% पावर यूज़ कर लें। मैं आपको ज़रा लेन में लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अदरवाइज़ इसकी लैंग्वेज कुछ और है। तो आप कहेंगे मैं इसको 80% पावर पे यूज़ करके टेक ऑफ कर सकता हूँ, ये 70% पावर पे टेक ऑफ करके यूज़ कर सकता हूँ, टेक ऑफ कर सकता हूँ। तो गोया कि अगर आप 100% बजाय 60% पावर खोलें, 70% पावर खोलें या 80% पावर खोलें तो आपकी इंजन लाइफ बहुत ज़्यादा सेव होती है। ये आइडिया, उसको बोलते हैं फ्लैक्स टेम्परेचर। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसको हम उस कंप्यूटर में डाल देते हैं तो वो इंजन अपनी उतनी पावर कम कर देता है। इसका कंप्यूटराइज लिंक है उस इंजन के साथ। ये एक लंबी डिटेल है, इसको हम जाएंगे टेक्निकली और एविएशन लैंग्वेज में, तो फिर आप उसको उसी तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट आप सिंपल इसको इस तरह समझ लीजिए। अब ये चीज़ें जब उसने EFB ने कैलकुलेट कर दी, तो कैलकुलेट करके उसने अपना जो फ्लाइट प्लान था, आपको याद होगा मैंने कहा था फ्लाइट प्लान, तो ये सारा डेटा उसने अपने फ्लाइट प्लान के ऊपर लिख लिया। वही फ्लाइट प्लान मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ उसने लिखते हैं। ये सबसे बॉटम में जाके एक कॉलम बना होता है, उसके अंदर वो लिख दिया। वहाँ भी उसने वेट 362 टन की बजाय 262.9 टन नोट किया, अपने पेन के साथ डेटा नोट कर लिया। लेकिन आप उसके साथ एक करेक्शन देखेंगे नीचे, तो वो उसको 2 को फिर उसने बाद में 3 बनाया। मैं आपके आगे बताऊंगा कि उसने 3 कब बनाया। अच्छा जी, 11:57 पे फर्स्ट ऑप्शन ने
एक एयरपोर्ट के ऊपर एक वेदर इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं एटस, वो उसने रिसीव की है। और 1157 और 34 सेकंड पर फिर कैबिन क्रू जो उसने कुछ बेवरेजेस और कुछ फूड सर्व किया कॉकपिट के अंदर। 115802 सेकंड्स पे फ्लाइट ग्राउंड इंजन जो है वो एक पेपर लेके आया, उसने बताया जी कि इतना फ्यूल हमने जहाज़ में भर दिया है। अब वो फ्यूल जो भरते हैं वो लीटर्स में होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है किलोग्राम्स के अंदर, बिकॉज जहाज़ के अंदर जो गेजेस हैं वो किलोग्राम में, फिर उसको कैलकुलेट करके वो उसके अंदर अपने रिकॉर्ड में रखते हैं कैप्टन, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। 115840 सेकंड्स पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि प्री डिपार्चर क्लियरेंस लेनी होगी, और उसने आकाश के ऊपर प्री डिपार्चर क्लियरेंस ली और वो कैप्टन ने भी सुन ली। अच्छा, मीनवाइल 40 सेकंड के बाद कॉकपिट में अब कितने लोग थे? कॉकपिट में कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर जो ऑपरेटिंग था, और एक ऑगमेंटेड कैप्टन। ऑगमेंटेड फर्स्ट ऑफिसर नहीं था, वो पीछे खड़ा था गैली में, और 2 ग्राउंड इंजीनियर्स। तो ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है। अब जब बातें कर रहे हों तो होता क्या है कि एक डिस्ट्रैक्शन होती है। क्रू अपना काम कर रहा है और कोई भी आप बात करें, कॉकपिट को बहुत बड़ी जगह नहीं होती, छोटी सी जगह, तो उसमें एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुई इस मौके के ऊपर। इसको अगर ज़हन में रखिएगा, इसका मतलब यह है कि स्टेरलाइज कॉकपिट नहीं था। बाद में उन्होंने कहा, एक आगे जब आप आएंगे तो वो कहा कि ये कोई मौका नहीं था स्टेरलाइज होने का, लेकिन डेफिनेटली वो एक डिस्ट्रैक्शन हुई। फर्स्ट ऑफिसर ने ये जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट की थी EFB के ऊपर, ये उसने अपने फ्लाइट प्लान पे कॉपी कर ली, वो मैंने आपको पहले बता दिया। 115918 सेकंड्स पर ग्राउंड इंजीनियर दोनों जो है कॉकपिट से चले गए। इसके साथ ही वो जो प्री डिपार्चर क्लियरेंस उनको मिल गई थी, वो उन्होंने उसका प्रिंट आउट लिया। प्रिंट आउट लेने के बाद ठीक 120025 सेकंड्स पे फर्स्ट ऑफिसर ने वो जो EFB था जिस पे उसने डेटा डाला था, टेक ऑफ वेट डाला, बाकी सब चीज़ें डाली, वो उसने कैप्टन को दे दिया चेक करने के लिए। ये प्रोसीजर है। कैप्टन ने जब उसका डेटा EFB डेटा चेक किया तो होता ही है कि जब EFB डेटा कैप्टन ने चेक करना था और उसको चेक करना था EFB वर्सेस फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर, उसके साथ उसने उसको चेक करना था और लाउड बोल के चेक करना था। सो कैप्टन ने क्या किया कि उसने रनवे डिटेल्स जो थी उस जहाज़ की, यानी रनवे 16 से उन्होंने टेक ऑफ करना था, तो वो उसने लाउड पढ़ा, और जो बाकी चेक्स थे यानी टेक ऑफ ग्रॉस वेट और स्पीड्स, वो उसने साइलेंटली चेक किए, वो उसने लाउडली नहीं बोले। हुआ ये कि इसी मौके पे यानी 120037 सेकंड्स पे जब वो चेक कर रहे थे कैप्टन, तो पीछे से कोई कमेंट आया और एक डिस्ट्रक्शन पैदा हुई। तो जब वो डिस्ट्रक्शन पैदा हुई तो सिर्फ रनवे कंडीशंस वो कैप्टन चेक कर सका लाउडली, बाकी उसने साइलेंटली चीज़ें चेक कर ली, जिसमें वो ये भूल गया ये चेक करना कि टेक ऑफ वेट EFB में क्या डाला गया है। फर्स्ट ऑफिसर ने टेक ऑफ वेट जो कि 362 टन था, उसने 262 टन डाला है, ये वो चेक करना भूल गया। नंबर 1। जब उसने स्पीड्स चेक की जो कि EFB ने दी थी, तो वो स्पीड जो होती हैं वो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो स्पीड्स किस वेट के लिए थी। EFB ने वो स्पीड्स कैलकुलेट की V1, VR और ग्रीन डॉट उस वेट के लिए कैलकुलेट की जो फर्स्ट ऑप्शन ने EFB में डाला था, यानी 262 टन, 100 टन कम एक्चुअल से। तो EFB ने वो स्पीड उस वेट के लिए कैलकुलेट की। वो स्पीड्स कैप्टन ने एज इट इज़ कॉपी करके अपने FMGS फ्लाइट मैनेजमेंट एंड गाइडेंस सिस्टम के अंदर डाल दी, जो कि बहुत कम थी। यानी जो VR स्पीड था, जिस स्पीड पे जहाज़ को रोटेट करना चाहिए था, वो स्पीड एक्चुअल से कुछ 20 नॉट्स कम थी। 20 नॉट्स विच इज़ लॉट, अबाउट 39-40 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से कम थी। लेकिन जाहिर है EFB ने तो वही कैलकुलेट करना था जो फर्स्ट ऑप्शन वेट डाला था। अब हुआ क्या, ये सब चेक करने के बाद उस बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन वो EFB
उसने कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को वापस कर दिया। कैप्टन ने सारा डेटा जो है वो FMGS के अंदर एंटर करने के बाद अब उन्होंने क्रॉस चेक करना था फर्स्ट ऑफिसर के साथ। जब फर्स्ट ऑफिसर के साथ उसने क्रॉस चेक किया तो जो ग्रीन डॉट स्पीड है वो उसने अनाउंस की 225 नॉट्स, और फर्स्ट ऑफिसर ने आगे से कहा चेक्ड। फर्स्ट ऑफिसर ने कहाँ से चेक किया? फर्स्ट ऑफिसर ने उस डेटा से चेक किया जो उसने अपने फ्लाइट प्लान के ऊपर नोट किया था। कहाँ से? फ्रॉम EFB से, यानी EFB ने कैलकुलेट करके दिया वो स्पीड्स, वो ग्रीन डॉट स्पीड, वो सब चीज़ें जो कि उसने 100 टन वेट कम कर उसमें डाला था EFB में, वो जो डेटा उसने निकाला वो उसने अपने फ्लाइट प्लान में नोट कर लिया। जब कैप्टन ने 225 पढ़ा तो कैप्टन ने 225 पढ़ा EFB से, पढ़ के अनाउंस किया और उसने फ्लाइट प्लान से देख के कह दिया क्रॉस चेक। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। यानी ना उसने नोट किया ना इसने नोट किया, ना इसने नोट किया कि फ्लक्स टेम्परेचर इतना क्यों है, हालांकि FMGS के अंदर सामने टेक ऑफ ग्रॉस वेट आ रहा था कैप्टन की तरफ 361.9 टन। कैप्टन ने ना FMGS के अंदर टेक ऑफ ग्रॉस वेट नोट किया, उसने सिर्फ देखा EFB को, और मीनवाइल चूँकि डिस्ट्रक्शन हुई तो वो सब चीज़ें उधर मिस हो गई जो कि एक्चुअली उसको लाउडली बोल के फर्स्ट ऑफिसर के साथ चेक करनी थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इसके ऊपर ये बड़ी एक अजीब चीज़ हुई। लोड शीट जब आती है तो फर्स्ट ऑफिसर जो FMGS का जो एक पेज होता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इनट पेज B, उसके ऊपर से उसने टेक ऑफ वेट 361.9 अनाउंस किया। जब उसने ये अनाउंस किया तो उसकी ये वो मौका था जब उसने रियलाइज़ किया कि उसने फ्लाइट प्लान के ऊपर जो नोट किया है टेक ऑफ ब्रॉडवेज वो तो 261.9 है, तो उसने उस 2 को पेन के साथ 3 कर दिया। ये आप फ्लाइट प्लान पे देख रहे होंगे कि उसने उसको दो को हल्का से नीचे एक डंडी से बनाई हुई है, तो उसको 3 कर दिया। पर बनाने की हद तक तो ठीक था, पर उसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि उसने EFB के ऊपर 262 डाला हुआ है। अगर वो उस वक्त वो ही रियलाइज़ कर लेता, चेक कर लेता अपना EFB जो वो स्टोर कर चुका था अपने बैग के अंदर, तो वो निकालता और उसको दोबारा चेक कर लेता कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने फ्लाइट प्लान पे 262 लिखा है तो मैंने EFB के अंदर भी 262.9 टन डाला जो कि 100 टन कम है एक्चुअल से। तो उसने उस 2 को 3 कर दिया और 362.9 पढ़ दिया कैप्टन को। अब जब कैप्टन ने उसने उधर देखा अपने FMGS के ऊपर तो उसने कहा ठीक है। हालांकि प्रोसीजर ये था कि कैप्टन ने जब EFB फर्स्ट ऑफिसर से लिया था तो जो डेटा उसने EFB के ऊपर नोट किया था, देखा था, वो उसको अपने साइड पे फ्लाइट प्लान के ऊपर भी नोट करना चाहिए था। वो उसने नोट नहीं किया। बाद में उसने कहा जी कि नोट करना फ्लाइट प्लान के ऊपर ज़रूरी नहीं होता, मेरे साइड के फ्लाइट प्लान के ऊपर हम एक सेपरेट पीस पे लिख लेते हैं, तो वो उन्होंने लिख लिया, वो मिस हो गया। ग्रीन डॉट स्पीड जो कि EFB ने कैलकुलेट की वो थी 225 जो कि कैप्टन ने अनाउंस की। हालांकि 225 ग्रीन डॉट स्पीड नहीं बनती थी, वो बनती थी 265, 40 नॉट ऊपर। ग्रीन डॉट स्पीड कैप्टन ने अपनी तरफ नोट नहीं की। ये आप नोट कीजिएगा, अगर वो ग्रीन डॉट स्पीड नोट कर लेता तो इसके आगे एक चेक आएगा, उसमें भी पकड़े जाते कि ये गड़बड़ है परफॉर्मेंस के अंदर। जब फर्स्ट ऑफिसर ने ग्रीन डॉट स्पीड अनाउंस की वेट के बाद 265 नॉट्स, तो कैप्टन सेकंड के लिए हेजिटेट किया और उसने कहा, उसके बाद उसने कहा यस। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि कैप्टन उस ग्रीन डॉट स्पीड को अपने साइड के ऊपर जो उसका फ्लाइट प्लान था उसके ऊपर अगर उसने ग्रीन डॉट स्पीड नोट की होती, कितनी? 225, जब वो EFB से चेक कर रहा था, तो वो फौरन कहता कि यू सेड 265, आई हैव नोटेड 225 इज अ 40 नॉट्स गैप, व्हाट इज रॉन्ग? लेकिन उसने अपनी साइड पे वो ग्रीन डॉट स्पीड नोट नहीं की थी। कहना यह है कि उस वक्त तक ये प्रोसीजर नहीं था ग्रीन डॉट स्पीड नोट करने का, इसलिए उसने नोट नहीं की। बट बाकी चीज़ें वेट, अगर वो वेट ही नोट कर लेते EFB से, जब उसको EFB दिया गया था कैप्टन को, तो
तो वो 262 टन लोड करता तब भी ठीक हो सकता। तो एक वो मिस हुआ, एक ये ग्रीन डॉट मिस होगी नोट करनी। तो जब वो फर्स्ट ऑप्शन ने FMGS के ऊपर 265 पड़ी तो उसने कहा यस। एक पॉइंट यहाँ पे और है कि जब फर्स्ट ऑप्शन ने फ्लाइट पैनल के ऊपर जो वेट लिखा था 262.9, उसको जब वो रीड कर रहा था FMGS से अंदर से, उसने उसको 2 को 3 कर दिया। तो उस फ्लाइट पैन के ऊपर उसने एक, आप देख रहे हो फ्लाइट पैन के ऊपर फ्लेक्स FLEX उस 74 लिखा हो, यानी फ्लेक्स टेम्परेचर 74। उसके बिल्कुल साथ FLTOW है, फ्लेक्स टेक ऑफ ग्रॉस वेट। तो फ्लेक्स टेक ऑफ वेट को जब उसने 2 को 3 किया तो उसको फौरन क्लिक करना चाहिए था कि मैंने इसको 2 को 3 कर दिया है, तो इसका मतलब कि फ्लेक्स टेम्परेचर 74 नहीं हो सकता, इट शुड बी समवेयर बिटवीन 55 और 60, 55। उसने उसको तो 3 कर दिया, फ्लेक्स टेम्परेचर को उसने इग्नोर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी उसकी जो उसने नोट नहीं की। एक और पॉइंट जो रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगुमेंटेड कैप्टन जो पीछे बैठे थे सारे प्रोसीजर के बाद, वो जो पीछे बैठे हुए थे, उनका कहना ये था कि उनकी हैबिट ये है कि वो अपने EFB, जो उनके पास अपना इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग है, वो नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि वो निकाल के एक सेपरेटली टेक ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं ताकि वो मैच हो जाए जो ऑपरेटिंग क्रू कैलकुलेट कर रहा है। तो इस दफ़ा उन्होंने इसलिए नहीं किया कि कॉकपिट में रश था, 2 ग्राउंड इंजीनियर खड़े हुए थे और बातें हो रही थी, तो वो अपना EFB बैग से निकाल नहीं सके और इसलिए उन्होंने भी उस चीज़ को मिस किया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं की। ये सब करने के बाद 1218 दरवाजे सारे बंद हो गए और फ्लाइट जो थी वो तकरीबन 7 मिनट शेड्यूल से पहले रेडी होगी डिपार्चर के लिए, मूव करने के लिए। 1225 उसका शेड्यूल था, 1218 पे डोर सब क्लोज हो गया, एवरीथिंग वाज रेडी, क्लियरेंस मिल चुकी थी और दे वर रेडी टू मूव टेक ऑफ के लिए। ATC को बताया गया, ATC ने एक विंड कंडीशन दी टेक ऑफ के लिए। 1230 40 सेकंड्स पे इंजन की पावर खोलेगी। अब याद रखिए ये जो इंजन पावर खोली गई ये ऑटोमेटिक, आप सिर्फ एक बटन दबाते हैं, पावर खुद सेट होती है। पावर क्या थी, ये जो पावर खुली ये किस रेफरेंस से थी, जो एक्चुअली उन्होंने फ्लेक्स टेम्परेचर डाला था 74। फ्लेक्स टेम्परेचर किस बेस पे कैलकुलेट हुआ, उस दिन उस वेट पे 262.9 टन पे जो 100 टन कम था, उस वेट पे ये फ्लेक्स टेम्परेचर कैलकुलेट हुआ, उस विंड कंडीशंस पे, उस रनवे कंडीशंस पे और बाकी जो सारी कंडीशन डाली जो मैंने आपको पहले बताई थी, उस सारी कंडीशंस की बेस पे ये फ्लेक्स टेम्परेचर कैलकुलेट हुआ। और इस फ्लेक्स टेम्परेचर के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली ऑटो थ्रस्ट ने एक पावर सेट की इंजन की, वो 70% थी, 80% थी, उसको छोड़ दीजिए, वहाँ फुल पावर नहीं थी, डेफिनेटली बहुत कम पावर थी, जो कि उसने सेट कर दी कैप्टन के बटन दबाने के बाद। रोल शुरू हो जाता है, 1230 40 सेकंड्स में रोल शुरू हो गया और इसके बाद 1231 31 सेकंड्स पे 100 नॉट स्पीड आती है। 100 नॉट स्पीड छोड़ दीजिए, ये बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है, वो बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगा। 1231 53 सेकंड्स पे आप देख रहे होंगे सामने स्पीड आ रही होगी 146 के करीब। सामने एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको PFD बोलते हैं, प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, इस पे स्पीड देखें 146 आ रही है। तो 146 के ऊपर ये वो स्पीड्स हैं जो कैप्टन ने V1 VR और V2 खुद मैनुअली EFB से इसके अंदर डाली थी FMGS के अंदर। तो इस स्पीड के ऊपर कैप्टन ने कहा रोटेट डिस्टेंस टू द रनवे एंड। इस वक्त जहाज़ जिस पोजीशन पे था, रनवे एंड तक डिस्टेंस था 1043 मीटर, तकरीबन 3200 फीट के करीब। फर्स्ट ऑप्शन ने स्टिक के ऊपर बैक प्रेशर अप्लाई किया ताकि जहाज़ रोटेट कर सके। नोस उसने अप करने की कोशिश की, रिस्पॉन्स बहुत स्लो था। अब मीनवाइल स्पीड बढ़ी, डिस्टेंस 966 मीटर रह गया रनवे से और
1231 56 सेकंड पे 2 सेकंड के बाद ही कैप्टन ने उसको दोबारा बोला रोटेट, और फर्स्ट ऑप्शन ने आगे से जवाब दिया रोटेटिंग। अब स्पीड 151 हो गई, डिस्टेंस और कम हो गया रनवे एंड से। 57 सेकंड्स पे नोज व्हील उठा। अब जब नोज व्हील ज़मीन से उठा तो उस वक्त स्पीड थी 152 नॉट्स। अब आगे आइए, मैं इसको ज़रा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। 123203 सेकंड पे जब फर्स्ट ऑप्शन ने देखा है कि ये जहाज़ रोटेट नहीं हो रहा, और आप इमेजिन करें, यानी तसव्वुर करना से बाहर है कि इतने लंबे रनवे की डायमेंशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आ रही होंगी कि आप देखिए कि इतने लंबे रनवे के ऊपर रनवे एंड जो है वो सिर्फ 265 मीटर रह गया। 265 मीटर का मतलब क्या है? 800 फुट। एंड यू आर सीइंग डेथ इन फ्रंट ऑफ यू, कि जहाज टेक ऑफ नहीं कर रहा। अब अंदाज़ा कीजिए, जहाज टेक ऑफ नहीं कर रहा और सामने डिस्टेंस रह गया सिर्फ 265 मील। आफ्टर 265 मीटर, आफ्टर 265 मीटर देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस विच इज कॉल्ड स्टॉपवे। आप उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद क्लियर वे तो वैसे ही नॉर्मली वो नहीं होता, पेव नहीं होता। तो जब ये कंडीशन डेवलप हुई, हॉरिबल कंडीशन, तो कैप्टन ने टोगा दबा दिया, TOGA। टोगा एक ऐसा होता है कि आप किसी वक्त इमरजेंसी में टोगा जब दबाते हैं तो इंजन वो पावर भूल जाता है जो कि 74 फ्लेक्स के अगेंस्ट उससे सेट की कम पावर इंजन की, तो वो इमीडिएटली इंजन फुल पावर पे चला जाता है, गो राउंड पावर पे, यानी फुल टेक ऑफ पावर पे चला जाता है। उसे वो दबाया, इंजन फुल पावर पे गया, स्पीड 156 नॉट्स, रनवे डिस्टेंस 229 मीटर्स। और फर्स्ट ऑप्शन ने जब रोटेट किया ज़ोर से, तो जो टेल थी जहाज़ की आप देखेंगे सामने आ रही होगी कि वो फर्स्ट टाइम 123203 सेकंड्स पे टेल हिट हुई जाके, उसे पिच ऊपर किया तो 11 डिग्री तक तो टेल हिट नहीं होती, 12, 12:30, 13 पे जाके मुख्तलिफ जहाज़ में मुख्तलिफ है, नॉट ए पर्टिकुलर थिंग। जब उसने ज़्यादा रोटेट किया तो पहली दफ़ा टेल हिट होगी जाके रनवे को। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा टोगा भी उसने दबा दिया। स्पीड जब 157 हुई, डिस्टेंस रनवे से रहेगा कितना? 57 मीटर्स। जहाज़ अभी एयरबर्न नहीं हुआ। 57 मीटर्स, तकरीबन 200 फुट। आप अंदाज़ा कीजिए 157 नॉट्स के ऊपर जहाज़ दौड़ रहा है, जो कि तकरीबन 300 किलोमीटर की स्पीड है। रनवे आपका सिर्फ 150 फुट रह गया। इसको ज़रा आप इमेजिन कीजिए अपनी ड्राइविंग करते हुए, एक चीज़ जो दौड़ रही है 300 किलोमीटर की स्पीड से, और सामने रनवे ख़त्म हो रहा है सिर्फ 250-300 फुट। रनवे ख़त्म हो गया, गुजर गया, जहाज़ की टेल स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड है, और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, क्योंकि वो हिट हुई ना ज़मीन पे, रिकॉर्डर पीछे होता है। वो इतना बुरा हिट हुआ कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर डिस्प्लेस हुआ, तो उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। जो मेन व्हील है 158 नॉट्स के ऊपर रनवे गुजरने के बाद, जो मैंने आपसे कहा रनवे गुजरने के बाद एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं स्टॉप वे। मुख्तलिफ एयरपोर्ट में मुख्तलिफ होता है, डिज़ाइन किया जाता है, कुछ में 500 फुट, 1000 फुट, 1200 फुट, 1400 फुट इतना होता है। तो वो स्टॉप पे एंड गुजरने के बाद वो जहाज़, यानी रनवे गुजर गया, स्टॉप वे गुजर गया, स्टॉप वे के एंड के बाद मेन व्हील जहाज़ के रनवे से उठे। अब स्टॉप वे गुजरने के बाद एक सिस्टम है, ILS सिस्टम लगा होता है, और उसका जो लोकलाइजर एंटीने होते हैं वो आप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक लाइन पूरी लगी है रेड बार्स की, वो लोकलाइजर एंटीने जिसको जहाज़ जब फाइनल पे आता है तो उसकी मदद से वो जहाज़ का सिस्टम और वो सिस्टम दोनों आपको गाइड करके सेंटर में आकर लैंड करता है। तो जहाज़ की जो टेल है और व्हील जो जहाज़ है उसको हिट हुए, उन लोकलाइजर को, वो भी डैमेज हुए, वो आप तस्वीर में देख रहे होंगे। तो 123206 पे जहाज़ के मेन व्हील स्टॉप वे गुजरने के बाद ज़मीन से अपलिफ्ट हुए,
अब इस आगे इसकी बहुत सारी डिटेल है, फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी बात। जैसे टेक ऑफ हुआ, सामने एक मैसेज आ गया टेल स्ट्राइक का, वो आप देखेंगे स्क्रीन पे, आप नज़र आ रहा होगा कि मैसेज आ गया, इसको वार्निंग मैसेज आया टेल स्ट्राइक। तो क्रू को पता चल गया टेल स्ट्राइक हुई है, पता तो पहले भी चल गया होगा, लेकिन वो मैसेज आ गया। आप कितना डैमेज हुआ है ये वो असर्टन नहीं कर सकते ड्यूरिंग फ्लाइट। टेक ऑफ होने के बाद अब ये जब इन कांटेक्ट हुई टेल रनवे के साथ, तो जाहिर है वो एक चिंगारे और वो जो मेटल रन एक हार्ड सरफेस के अगेंस्ट रब हो रही है, तो काफ़ी सारे चिंगारे भी निकले। वो ATC में नोट किया, ATC ने भी जहाज़ को बताया कि टेल स्ट्राइक आपकी हुई है। सो एवरीबॉडी नोटिस दिस, एंटीना भी डैमेज हुआ, सब के सामने था। तो अब क्या हुआ कि टेक ऑफ कर गया। अब ATC ने उनको कहा कि क्लाइंब, एयरक्राफ्ट जो था वो हार्डली क्लाइंब कर रहा था, पर चूँकि टोगा लग गया था, पावरफुल आ गई थी, तो क्लाइंब करना शुरू कर दिया। ATC ने उनको क्लाइंब दे दिया 7000 रुपये। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा। अब जाहिर है कि फुल फ्यूल है। अब जहाज़ का एक वेट होता है लैंडिंग वेट, मैक्स लैंडिंग वेट। अब मैक्स लैंडिंग वेट के ऊपर आप एक लिमिट तक लैंड कर सकते हैं, वो भी जो मैन्युफैक्चरर होता है उसने बताया होता है कि अगर करना पड़े तो कैसे करना है, क्या क्या कंडीशंस है। पर नॉर्मली प्रेफरेबली कोशिश ये होती है कि आप लैंडिंग वेट से पे लैंड करें या उससे कम पे लैंड करें, नॉट अबव द लैंडिंग वेट, मैक्स लैंडिंग वेट। अब मैक्स लैंडिंग वेट पे आने के लिए उनको फ्यूल डंप करना था, तो ATC ने उनको समुद्र के ऊपर भेज दिया। वहाँ उन्होंने जाके अपना फ्यूल डंप किया टू कट द शोरी स्टॉक शॉर्ट। अब जब फर्स्ट ऑफिसर ये कैलकुलेट करने लगा कि कितना फ्यूल डंप करना चाहिए कि हमारा वेट मैक्स लैंडिंग वेट से नीचे आ जाए, तो उसने अपना EFB निकाला बैग से। जब उसने EFB निकाला तो तब उसने अपने EFB के ऊपर देखा कि मैंने टेक ऑफ वेट 262.9 टन डाला हुआ है। दैट वाज द टाइम जब उसने नोट किया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ही शुड हैव पुट 362.9 टन्स। अगर वो 362.9 टन डालता, तब उसको इस वक्त उसको अपनी गलती का एहसास हुआ टेक ऑफ से सब होने के बाद। अगर वो 362 टन डालता तो क्या होता? नंबर 1, V1 स्पीड जो डिसीजन स्पीड थी वो थोड़ी ज़्यादा होती, 15 नॉट। VR स्पीड जो 145 थी, जो आप सामने आपको आ रही होगी, मेरे सामने वो नहीं है लेकिन अराउंड 145, तो वो अराउंड 20 नॉट ऊपर होती, 165। जो ग्रीन डॉट स्पीड थी वो 225 की बजाय 265 होती। इसी तरह जो फ्लेक्स टेम्परेचर था, जो मेन कंपोनेंट था इसका, सेकंड मेन कंपोनेंट पावर सेटिंग का, तो वो 74 की बजाय उस दिन हो सकता है 50 होता या 52 होता, बिकॉज ये भी कैलकुलेट करता है कि कितना होता, तो 52 होता और इंजन मोर पावर प्रोड्यूस कर रहा होता। ज़्यादा VR स्पीड पे जाके उसको जहाज़ को आप रोटेट करते हो, कंफर्टेबली रोटेट होता। आपने देखा होगा कि जब रोटेट हुआ जहाज़ तो उस वक्त वो 155-57 के ऊपर था। तो ये सब चीज़ें उस वक्त उसने फर्स्ट ऑफिसर ने नोट की। बट अब क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या हो सकता? नुकसान तो हो चुका था। कैप्टन ने कॉल की, पैन की, और उसने बताया कि वी वांट टू लैंड बैक। इस जहाज़ का मैक्स लैंडिंग वेट 243 टन है और उन्होंने प्लान किया कि 80 टन हम फ्यूल डंप करेंगे और प्लान लैंडिंग वेट हमारा बन जाएगा 280 टन्स, जो कि फिर भी लैंडिंग वेट मैक्स लैंडिंग वेट से ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक हम कर लेते हैं, इतना ऊपर जो है वो ठीक है। अब मैंने कहा ना कि मैनुअल चेक करना पड़ेगा 340 का, वो क्या कहता है किस तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो वो फ्यूल डंप करके वापस आ रहे थे। तो अब जो वापस आ रहे थे उन्होंने रनवे 16 पे लैंड करना था, बिकॉज मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा किया था कि जहाज़ हमेशा अपोजिट टू द विंड लैंड करता है। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो एक रम्बलिंग नॉइज़ उनको सुनी उन्होंने एयरक्राफ्ट में, और साथ ही एफ्ट कैबिन में स्मोक आया। अब जब स्मोक आया तो कैप्टन ने इमीडिएटली डिसाइड किया, बिकॉज इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे मेकिंग ए लॉन्ग अप्रोच टू रनवे 16, अब आपके सामने रनवे आ रहा होगा, उन्होंने कहा हम स्ट्रेट अप्रोच में डाल लेते हैं, 3-4 पे जाके लैंड करते हैं। तो ATC ने अप्रूव कर दिया और वो जाके रनवे 3-4 पे जाके लैंड कर गए। शुक्र अल्लाह ताला का कि वो सारे पैसेंजर बच गया। जहाज़ सीरियसली डैमेज हुआ, सीरियसली, और क्रैश भी हो सकता था। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि वो स्टॉप वे एंड तक जाके टेक ऑफ कर गया। वो भी कैप्टन अगर टोगा ना दबाते,
उस वक़्त मैक्स पावर ना लेते तो शायद वो स्टॉप वे गुजरने के बाद भी टेक ऑफ ना कर पाता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक ह्यूमन फैक्टर है, ये आप याद रखिए। ये सब बयान करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये एक ह्यूमन फैक्टर है। ये नहीं कि सिर्फ पायलट गलतियां करते हैं, बाकी नहीं। होता ही है कि जब आप एक ऐसी कंडीशन में आते हैं ना, जब आप गलती कर रहे होते हैं तो आपका माइंड एक जगह फिक्स हो जाता है और उस वक़्त उस फिक्स से निकल के एक कोई आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ ऐसी करें जो कि फ्लिक ऑफ ए सेकेंड आपको समझ आए और आपने करनी है। अगर वो कर जाएं तो आप बचने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली कैप्टन ने रियलाइज़ किया, एक्चुअली रियलाइज़ पहले कर लेना चाहिए था कि मैं डोगा दबा दूं, तो वो हो सकता है विद द रनवे के अंदर वो टेक ऑफ कर जाते हैं और बाकी चीज़ें ना होते, हो सकता है टेल स्ट्राइक भी ना होती। लेकिन पर एनी हाउ उन्होंने किया, विच इज़ गुड। और वो स्टॉप वे के एंड तक टेक ऑफ कर गया, एटलीस्ट क्रैश नहीं किया, विच इज़ अनदर गुड थिंग, गुड एक्शन। अब देखिए, जब ये सारी रिपोर्ट हो रही थी तो इसका लुबे लबाब इनका रिज़ल्ट क्या निकला, वो बड़ा मज़े का। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने कहा फर्स्ट ऑफिसर ने गलत टेक ऑफ वेट डाला, बिल्कुल ठीक, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि जब ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फाइट बैक कैप्टन चेक कर रहे थे तो कॉकपिट में डिस्ट्रक्शन हुई। 2 ग्राउंड इंजीनियर थे, एक ऑगमेंटेड कैप्टन था, वो आपस में बातें कर रहे थे, डिस्टर्बेंस हुई, उस वजह से ये हुआ। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, फैक्टर ओनली फैक्टर नहीं है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। एक और फैक्टर ये उन्होंने कहा कि जितने भी चेक्स कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने आपस में किए वो सारे SOP के मुताबिक नहीं थे, क्योंकि SOP के मुताबिक थे कि वो जो बोल रहे थे वो एग्जैक्ट एज इट इज़ उसको चेक करते, पूरी की पूरी चीज़ें चेक करते, जो उन्हें करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब लोड शीट आई तो लोड शीट पे फर्स्ट ऑफिसर ने 362.9 टन्स और जो उसने नोट किया था वो फ़र्क था, तो वो भी उसने नोट नहीं किया, वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। एक और फैक्टर ये था कि जब उसने उसको ठीक किया फ्लाइट प्लान के ऊपर वेट को 2 को 3 किया, तो उस वक्त तो उसको नोट करना चाहिए था, बिल्कुल साथ लिखा हुआ है फ्लैक्स 74, तो उसको नोट करना चाहिए था कि मैं 2 को 3 कर रहा हूँ, 100 टन बढ़ा रहा हूँ, तो ये फ्लैक्स टेम्परेचर 74 कैसे रह सकता है? इसको भी तो 50 के करीब होना चाहिए। तो ये भी उसने मिस किया, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था जो वो मिस कर गया। चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि ग्रीन डॉट स्पीड अगर कप्तान ने नोट की तो अपनी तरफ 225, तो जब इसने 265 बोला तो वो देखता कि मेरे पास 225 है, तो फर्स्ट ऑफिसर ने 265 अनाउंस किया, तो उसके बाद वो लिखी भी नहीं थी, तो उसने कहा ठीक है, ओके, कैप्टन का ठीक है, ओके, यस कर दिया उसका। एक और बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो कि हमारे यहाँ पिछले कोई 15 साल से 20 साल से शुरू हुआ, एक एयरबस के पास 2 तरह के जहाज़ हैं, एक है एयरबस 330 और एक है एयरबस 340, दोनों के अंदर कोई 100 टन का फ़र्क है वेट में। अब जो क्रू एयरबस A330 फ्लाई करता है वही क्रू एयरबस 340 भी फ्लाई करता है, यानी दोनों जहाज़ों की कॉकपिट जो कि सिमिलर है, तो वो उसको रेटिंग भी वही रखते हैं। ये ऐसे है जैसे अगर आप कोरोला GLI चला रहे हैं तो आप कोरोला ऑल्टिस भी चला सकते हैं, और उससे छोटी कोरोला जो है वो कोई और भी होती है जो 3-4 मॉडल हैं, वो आप सारी चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वेट का बड़े फ़र्क भी हो। एयरलाइन में भी उन्होंने इंडस्ट्री ने ऐसे ही, ये ज़ाहिर अप्रूवल के साथ ही हुआ है एयरबस इंडस्ट्री के और बोइंग की इंडस्ट्री के साथ। अब जिसके बाद 330 की रेटिंग है तो वो 340 भी उड़ा सकता है। अब होता ये है कि एक कैप्टन जिसने एक फ्लाइट किया 30 पे, तो उसका वेट उससे 100 टन कम है 340 से, तो जब वो 340 पे जाएगा तो वो एक ज़हन में एक आइडिया रहता है कि उसका वेट कम था, अच्छा हाँ ये ठीक है 260 होगा, बस ये एक मिक्स हो जाता है। तो सिंगल रेटिंग उन्होंने कहा कि ये भी एक फैक्टर है जो क्रू मल्टीपल सिंगल रेटिंग के साथ मल्टीपल जहाज़ उड़ाते हैं, तो वो भी एक मसला हो सकता है। मिक्स फ्लीट का जो मसला है ये भी उन्होंने लिखा है रिपोर्ट के अंदर, ये भी एक पैरामीटर है इस गलती के अंदर। एक चीज़ और जो कि बाद में उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रू करता, जब आप वेट 100 टन ज़्यादा है, पावर कम बन रही है, तो जहाज़ का इनिशियल एक्सेलरेशन जो है, इनिशियल जो मूवमेंट है वो स्लो है, यानी जहाज़ की रिस्पॉन्स स्लो है, तो क्रू ने उस स्लो एक्सेलरेशन को या स्लो रिस्पॉन्स को क्यों मॉनिटर नहीं किया।
लेकिन वो कहते हैं कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ वेट्स के ऊपर, मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर जहाज़ की रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होती है। तो पायलट के लिए कोई मुमकिन नहीं है कि वो इस रिस्पॉन्स को भी मॉनिटर करे कि ये स्लो है, ये फास्ट है। कर ले तो ठीक है, ना कर ले तो ये कोई एज सच उसके लिए कोई वो नहीं है कि वो उसने क्यों नहीं किया। इसी रिपोर्ट में किसी जगह उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मे बी क्रू जो है वो फटीक क्रू था और रेस्ट पूरा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, क्रू का रेस्ट पूरा था और उनके फ्लाइट पैटर्न के हिसाब से रेस्ट पूरा था और एज सच फटीक कोई ऐसी बात नहीं थी। अब आए इसके मेन पॉइंट की तरफ, जो मेरी ज़ाती राय है उसकी तरफ। देखिए, ये वीलॉग करने का मकसद ये है कि आप ये नोट रखिए कि इंसान गलती कर सकता है। हम कहते हैं ना गलती नहीं कर सकते, छोटी सी गलती, मामूली सी गलती, लेकिन इंसान को कहाँ ले जाती है। ये सारे प्रोसीजर जो बनाए जाते हैं एविएशन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये समझता है वो कामयाब पायलट है, जो नहीं समझता उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं सारी एयरलाइनों में। ये पाकिस्तान की बात नहीं, मैं आपको ये जो पर्टिकुलर केस है ये गलत कैलकुलेशन का, ये आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में कुछ 9-10 एयरलाइनों में ये हो चुका है, उसमें पीआई शामिल नहीं है। बोइंग 767 में हुआ अगस्त 99 में, बोइंग 747 पे हुआ 2003 में, एयरबस 340 एक और थी उसमें हुआ 2005 में। ये 3 तो मैंने अभी आपको बता दिए। कुछ 10 के करीब केसेस हैं जिसमें पायलट्स ने इस तरह की गलतियां की और स्पीड्स गलत कैलकुलेट की। ये सिर्फ एक केस नहीं है। एनीवे, ये सब करने के बाद जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे पहले कह रहा था, एविएशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। एविएशन है ही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो आपको एक एसओपी देती है और ये उसी तरह की एसओपी है जो ज़िंदगी गुजारने की एसओपी है। जो उसको फॉलो करेगा वो कामयाब है, जो फॉलो नहीं करेगा वो नाकाम है। तो वो कहते हैं कि आप इस मौके पे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं ये अनाउंस करेगा लाउड, ये उसको यस करेगा। कहाँ से चेक करेगा? वो लिखा हुआ कहाँ से चेक करेगा? वो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ये पूरा सेट, पूरा एक सर्कल है, उसके मुताबिक आपको काम करना है। अगर आपको साइलेंट नहीं करना है तो आपने साइलेंट नहीं करना है, अगर आपको अनाउंस करना है तो आपने अनाउंस करना है, अगर किसी दूसरे ने उसका जवाब देना है तो वो उसको जवाब देना चाहिए। कहाँ से देख के जवाब देना है, वहीं से देख के जवाब देना होगा। अगर आप सब कुछ एज इट इज़ एसओपी के मुताबिक, इंडस्ट्री नॉर्म्स के मुताबिक करें तो ये वाक़यात बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इंसान है ना, इंसान गलतियाँ करता है। तो फिर जब वो गलती करते हैं तो फिर उसके हल निकाले जाते हैं। मकसद यह है कि इस वाक़े को छुपाने की बजाय उसका हल निकाला जाता है। लेकिन एमिरेट्स जैसी एयरलाइन, जो इतनी बड़ी एयरलाइन है, जब उनके साथ ये हुआ तो सुनिए उन्होंने क्या किया। हम होते तो हम छुपा जाते। मैं ये करने का मकसद सिर्फ ये था आपके साथ ये सारा। उन्होंने क्या किया, जब क्रू वापस आया दुबई तो उन्होंने क्रू को टर्मिनेट नहीं किया। पहली इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने क्रू की ट्रेनिंग कराई दोबारा, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री को लिखा, यानी मैन्युफैक्चरर को लिखा कि आप इस फॉल्ट को दूर करें कि इसको कैसे किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि FMGS के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया कि FMGS के अंदर टेक ऑफ वेट कैलकुलेट होता है। जब आप ज़ीरो फ्यूल वेट डालते हैं तो वो कैलकुलेट करता है कि फ्यूल इतना है, ज़ीरो फ्यूल वेट इतना है, टेक ऑफ वेट ये बनता है। तो वो उस टेक ऑफ वेट के अगेंस्ट वो हो गया। स्पीड आपने EFB से ली और कैप्टन ने मैनुअली तीनों स्पीड V1, VR और V2 डाली और साथ उसने फ्लैक्स टेम्परेचर डाल दिया। ठीक, अब यहाँ तक FMGS को नहीं पता कि आपने ये स्पीड डाली है ठीक है या नहीं ठीक है। गो कि उसके अंदर वेट आ रहा है 362 टन्स और उसको ये नहीं पता कि ये जो स्पीड आपने डाली है ये गलत है कि ठीक है। तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया कि अगर आपकी स्पीड्स इस वेट के साथ, जो कि ऑलरेडी FMGS के अंदर है, कोरिलेट नहीं करता, यानी उसके साथ मैच नहीं करता और वो समझता है कि ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इस वेट के ऊपर, इस स्पीड्स के ऊपर, इस वेट के ऊपर ये जहाज़ नहीं टेक ऑफ कर सकेगा, तो आपको वार्निंग दे देगा। यानी ह्यूमन फैक्टर एक उसमें से उन्होंने निकाल दिया एरर का।
ये उन्होंने बहुत बड़ी डेवलपमेंट की। ठीक है, आप कोई गलती से स्पीड डालेगा तो आपको वार्निंग आएगी, आप अपनी स्पीड को चेक करें और उसको ठीक करें। इसी तरह फ्लैक्स टेम्परेचर, अगर वो फ्लैक्स टेम्परेचर इस वेट के लिए ठीक नहीं होगा तो वो आपको वार्निंग दे देगा। तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा उसको चेक करने के लिए पायलट को कि मैंने आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। ये वो अचीवमेंट थी जो उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद इससे लर्न किया और उसको ठीक किया। यही होता है किसी भी अच्छे अदारे का काम, ना कि ये कि आप उस बंदे को जिससे गलती हुई है उसको आप फायर कर दें और वो चीज़ें दोबारा से दोबारा होती जाएं, जो हम करते हैं। हमारे यहाँ जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, नॉट इन एविएशन पर्टिकुलरली, बाकी जगहों पे भी हम उन चीज़ों को छुपा लेते हैं, उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, बस उसको दबा देते हैं। वो पे चीज़ें बार बार होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि उसको हमने ठीक कैसे करना है। तो इस पूरे के पूरे वीलॉग को मैं अगर सम अप करूं तो वो ये है कि गलती इंसान से हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए हर अदारे में, वो एविएशन हो या कोई भी, कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो वो अपनी गलती को बयान कर सके, या वो कहीं रिकॉर्ड हो या वो खुद वॉलंटियरली बयान करे, इस खौफ के बगैर कि मैंने अगर ये गलती अपनी बयान की तो कहीं मुझे फांसी तो नहीं लगा देंगे, या मुझे टर्मिनेट ना कर दें, या मुझे कुछ सज़ा ना दे दें। तो वो गलती अपनी खुद बयान करें। फिर उस अदारे का काम है, ये उस गवर्नमेंट का काम है, या जो उसके कर्ता धर्ता हैं उनका काम है कि उस गलती के ऊपर रिसर्च करके उसको ठीक करने की कोशिश करें ताकि वो गलती आइंदा ना हो। अगर हम इस स्टाइल की कोई चीज़ बनाने की कोशिश करें, या इस तरह ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, इस खौफ के बगैर ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, तो हमारे अदारे ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, हम अपनी गलतियों के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, मैं आपको अगले वीलॉग में एक और वाक़या कोट करूँगा जो एक हुआ। मुझे उस कैप्टन ने जो उस जहाज़ को फ्लाई कर रहा था उसने मुझे बताया, और मैं यकीन करें जब मैं आपको अगले वीलॉग में ये वाक़या सुनाऊंगा, जाते जाते मैं आपको बता भी दूं कि अगला वीलॉग क्या होगा, तो मैं खुद यानी बीइंग एज ए पायलट 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं खुद कुछ 10 मिनट ये यानी इस मेरा माइंड बंद हो गया कि यार ये जो बंदा ये बात जो कर रहा है, जो उसने किया है, ये मेरे सामने ज़िंदा कैसे बैठा है। आई कैन नॉट इमेजिन, मतलब मैं 10 मिनट कोई बयान नहीं कर सका, अपने आप को कुछ मैं बयान नहीं कर सका कि ये हुआ क्या, ये इसने क्या किया है और ये कैसे बच गया। लेकिन मैं उससे कहा कि आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया, तो कहता है कि नहीं हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाता, अगर रिपोर्ट किया जाता तो मैं आज मेरी टर्मिनेशन हो गई होती। तो वो चूँकि बच गया तो वो उस वाक़े को हमने ज़मीन में दबा दिया। तो याद रखिए कि यही सबसे बड़ा लेसन है और इसी को आप अपनी ज़िंदगी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो जो के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।